Good evening, everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. Today we will discuss Theory Series 16 for the Paper 2. आज हम Unit 3 से related कुछ important topics cover करेंगे, जैसे कि रेमेडियल एक्शंस, कंटेनमेंट टेक्निक्स, जिसमें इन सितु बायो ट्रीटमेंट ऑप्शन, साइट रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन और बायो फिल्ट्रेशन पार्ट ये आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिट 3 में. इससे रिलेटेड हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कवर करेंगे और साथ में ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, कंटेनमेंट टेक्निक्स का, और इससे रिलेटेड पेपर 1 में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और पेपर 2 में भी. तो सभी ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पुट करूंगी सो दैट आप सबकी रिवीजन भी होती रहे और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ एस्पिरेंट्स की 67 बीपीएससी एग्जाम जो अगस्त में होने वाला है, री एग्जाम, उसके लिए बहुत सारी क्यूरीज आ रही है स्टडी मटेरियल के लिए. तो हम जल्द ही उसका स्टडी मटेरियल के लिए स्लॉट प्रोवाइड करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट्सएप ग्रुप का. तो व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्टेक्ट नंबर और लिंक जो है उसका हम कम्युनिटी पोस्ट पर और साथ में टेलीग्राम चैनल जो है एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज का, वहां पर आपको प्रोवाइड करेंगे. तो जिन भी कैंडिडेट्स को 67 बीपीएससी के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारी कंप्लीट प्रोसेस प्रोवाइड की जाएगी. साथ में जो भी कैंडिडेट्स पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए बुक और स्टडी मटेरियल चाहते हैं हमसे लेना, तो उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप वहां पर मेंशन है. स्लॉट 6 का ग्रुप चल रहा है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए और अपनी सारी डिटेल एज पर द प्रोसेस हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सेंड कर सकते हैं फॉर द बुक एंड स्टडी मटेरियल. तो आपको कंप्लीट इस एग्जाम के लिए हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं. 67 बीपीएससी के लिए भी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेंगी. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आप सभी ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले कंटेनमेंट मेजर्स क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय देखते हैं. कंटेनमेंट मेजर यानी मिट्टी या भूजल में जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको रोकने या कम करने के लिए अक्सर रोकथाम के उपाय किए जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कंटेनमेंट मेजर्स. कंटेनमेंट मेजर्स कब नेसेसरी होते हैं, कब जरूरी होते हैं, जब किसी भी दूषित सामग्री यानी कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल को अगर बरी कर दिया जाता है, किसी भी साइट के पास उसको दबा दिया जाता है, तो उसके बाद वहां पर ये कंटेनमेंट मेजर्स की जरूरत पड़ती है. कंटेनमेंट मेजर्स जो होते हैं इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसको कब परफॉर्म किया जाता है, जब सामान्य तौर पर जो साइट होती है, कोई भी साइट है जहां पर वेस्ट मटेरियल होता है, कोई भी हैजर्डस वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, तो उसको जब बरी कर दिया जाता है उस साइट पर या उसको वहां पर गाड़ा जाता है, मतलब कंटेमिनेशन मटेरियल्स को, तो उसके लिए कंटेनमेंट मेजर्स को लागू करना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज इसके अंदर जो संभावित खतरा होता है उस वेस्ट से, तो उसको रोकने के लिए और साथ में जो कचरा होता है उसको हटाने के लिए ये सब मेजर्स को फॉलो किया जाता है. मेन जो एडवांटेज है कंटेनमेंट मेथड की वो देख लेते हैं क्या होती है. इसका मेन फायदा यही होता है कि ये जो फर्दर कंटेमिनेंट प्लूम्स की जो माइग्रेशन होती है, मींस एक जगह से जो कंटेमिनेंट प्लूम्स जो है वो दूसरी जगह ना माइग्रेट कर जाए, तो उसको रोकने के लिए इन कंटेनमेंट मेथड्स को यूज किया जाता है. तो इसके अंदर जो दूषित प्लम होता है उसका आगे प्रवास ना हो, उसको रोका जा सके, और साथ में जो साइट पर जो दूषित जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से उसमें भी कमी आ जाती है. तो इसकी वजह से जो कंटेनमेंट मेथड्स है इसको फॉलो करना जरूरी होता है. और साथ में जो इसके लिए सोर्स, जो कंटेमिनेशन सोर्स होता है, अगर वो अनडिटरमाइंड हो, इनएसेसिबल हो, तो उसके लॉन्ग टर्म रेमेडियल एक्शंस को डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंटेनमेंट मेथड्स. कंटेनमेंट मेथड का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा लाभ है वो देख लेते हैं क्या होता है. जो एक्स सिटू ट्रीटमेंट ग्रुप्स होते हैं जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो दूषित मिट्टी होती है वहां पर उसकी खुदाई की जाती है. तो उसको कंटेनमेंट मेजर्स में क्या होता है कि इसमें खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती है, हम इसको ऐसे ही मेजर्स के द्वारा फॉलो कर सकते हैं. तो इसके अंदर जो कॉस्ट होती है लाइक एक्स सिटू ट्रीटमेंट में वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और साथ में मटेरियल हैंडलिंग के लिए स्किल्स भी चाहिए होते हैं. तो कंटेनमेंट मेजर्स में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये ज्यादा लाभदायक है. साथ में जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके लिए पीरियोडिकल इंस्पेक्शन चाहिए होता है कि कोई लीकेज ना हो वहां पर हैजर्डस मटेरियल की साइट पे, और साथ में जो कोरोजन वगैरह की प्रॉब्लम भी ना हो वहां ग्राउंड वाटर के अंदर. तो इसलिए ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल्स यहाँ पर एसोसिएटेड जो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं उसके द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में जो पीरियोडिकल सैंपल हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है. कंटैमिनेटेड साइट्स होती हैं, जो दूषित साइट होती है, हमेशा से एक पब्लिक कंसर्न यानी सार्वजनिक चिंता का विषय रहता है.
बिकॉज इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डैमेज हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, साथ में ह्यूमन बींग्स, इकोलॉजी और जो इन्वायरमेंट है और इवन वहाँ की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी डैमेज हो सकती है। तो इसलिए ये कंटामिनेटेड साइट्स के लिए कंटेनमेंट मेजर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये मेथड्स को फॉलो करना जरूरी होता है। जो कंटामिनेंट्स होते हैं ये डिफरेंट केमिकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी विभिन्न रासायनिक जो अवस्थाएं हैं ये उसके अंदर पाए जाते हैं। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो सब सरफेस के अंदर अलग अलग फॉर्म्स में ये फॉलो होते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे, आपको उससे अच्छे से समझ आएगा। तो जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होती है किसी भी कंटेमिनेंट की किसी भी सॉइल के अंदर, तो वो क्या करती है, वो डिक्टेट करती है उसका जो कंटेमिनेंट्स का लेवल है सब सरफेस के अंदर, यानी जो दूषित पदार्थ कितने लेवल तक वो दूषित है, वहां का जो सब सरफेस है, तो उससे पता चलता है कंटेमिनेंट्स उसके अंदर कितने निर्धारित है। तो इसलिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है किसी भी सॉइल की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजियोलॉजी ऑफ द कंटेमिनेटेड साइट। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कि जो मिट्टी की पर्यावरणीय स्थिति दूषित स्थल है वो किस पर निर्भर करता है, वो जल विज्ञान पर निर्भर करता है। हम देखते हैं कि जो कंटामिनेटेड साइट होती है, जो दूषित साइट होती है, वहां पर क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ये समस्या प्रॉब्लम होती है किसी भी साइट के ऊपर, ये ज्यादातर किस तरह से ये निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये पॉसिबल होते हैं जो वहाँ के जियोकेमिकल और बायोजियोकेमिकल जो रिएक्शंस अक्कर होते हैं उस साइट पर, तो ये लार्ज नंबर ऑफ इन रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो भू रासायनिक और जैव भू रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उससे ये समस्या और जटिल हो जाती है। तो इसीलिए जो ये रिएक्शंस होते हैं ये हैविली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उस साइट की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो वो किस किस के ऊपर निर्भर करती हैं। सबसे पहले उस साइट के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो वहाँ के पीएच लेवल पर निर्भर करती हैं। उसके बाद जो वहाँ पर रिडॉक्स पोटेंशियल होता है जिसको ईएच बोला जाता है उसके ऊपर निर्भर करती है। सैलिनिटी, मिनरलोजी ऑफ द सॉइल, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके ठोस कणों का खनिज विज्ञान उस पर निर्भर करती है। वहाँ का तापमान कितना है, प्रेशर कितना है, दबाव कितना है, तो इन सब चीजों पर ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इन पर ये डिपेंड करती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये भी याद रखना है कि जो सॉइल कंटामिनेंट्स इंटरेक्शंस होती हैं वो किस तरह की प्रोसेसेस होती हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, डायनेमिक होती हैं और इंटरडिपेंडेंट होती हैं, यानी ये जो मृदा संदूषक अतः क्रियाएं हैं ये गतिशील होती हैं, प्रतिवर्ती होती हैं और अन्योन्याश्रित होती हैं। तो ये भी आपको सारे पॉइंट्स याद रखनी है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुनते रहिए, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी या बीच में भी पूछ सकती हूँ। उसके बाद जो जियोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं ये लार्जली डिटरमाइन करती हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी कितनी चाहिए। अगर वहाँ की जो साइट है उसको साफ करना है तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यानी रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इन सितु कंटेनमेंट सिस्टम्स पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इन सितु कंटेनमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो रेमिडिएशन होती है यानी जो क्लीन अप सफाई होती है कुछ कंटामिनेटेड साइट्स की है। बहुत सारी ऐसी कंटामिनेटेड साइट्स हैं इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड के अंदर भी जिनको टेक्निकली क्लीन अप करना इम्पॉसिबल होता है और वो फाइनेंशियली भी मतलब उसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगती है, कॉस्ट भी इनफेक्टिव होती है उसको साफ करने के लिए। और साथ में एक गिवन टाइम फ्रेम जो होता है एक निर्धारित समय पर उसको क्लीन अप करना, रेमिडिएशन करना मुश्किल हो जाता है। कम मुश्किल हो जाता है जब वो एक रिस्क बन जाता है, एक खतरा बन जाता है वहां की पब्लिक हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए। तो इसलिए जो अटेंशन है, जो ध्यान देने की जरूरत है वो किसके ऊपर है, जो वहां का सब सरफेस कंटेमिनेशन है। तो उसके लिए पब्लिक को वहां से आइसोलेट करना, उस टॉक्सिक केमिकल से दूर ले जाना, सबसे पहले जो एक्शन है ये फॉलो किया जाता है। दैट जो कंटेनमेंट होता है सब सरफेस कंटेमिनेशन जोन का, उसको फिजिकल बैरियर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। वही एक मेन ऑप्शन, वाइबल ऑप्शन होता है वहां पर। तो उस जोन के अंदर हम सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इन सितु रिएक्टर्स ट्रायल करते हैं और या फिर इन सितु रेमिडिएशन की टेक्नोलॉजीज को फॉलो किया जाता है, जिससे कि वहां की जो पब्लिक हेल्थ है उस पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजीज जो हैं इन सितु रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को हम डायग्राम से समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आप डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर जो है ये सरफेस बैरियर है,
यहाँ पर एक मॉनिटरिंग वेल है और वर्टिकल बैरियर्स भी हैं और बीच में कंटामिनेटेड जोन साइट है। आपको ये डायग्राम अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो इन सिटू कंटेनमेंट सिस्टम होते हैं वो किससे बने होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले वर्टिकल कंटामिनेंट बैरियर्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल से बने होते हैं। उसके बाद इसमें नेचुरली या आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड ये जो बॉटम कंटेनमेंट बैरियर्स हैं जो फ्लोर पर है, नीचे हैं, ये होते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो मेनली क्या है, सरफेस कंटेनमेंट बैरियर्स, जिसको कैप या कवर भी बोला जाता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये सिस्टम को आप समझते हैं ध्यान से कि इसका मेन फंक्शन क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर वॉल और फ्लोर्स हमने डायग्राम में देखे हैं, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन काम क्या है। तो ये क्या करता है, जो वेस्ट और कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर या लीचेट्स हैं और कंटामिनेट जोन के अंदर जो होते हैं, तो वहां से जो ये वेस्ट निकलता है, वाटर निकलता है, तो इसको जो आसपास का सराउंडिंग वाला क्लीन ग्राउंड वाटर है वो आपस में ना मिल जाए, तो उसको रोकने का ये काम करता है। कौन, वॉल और फ्लोर्स। तो जो दीवारें और फर्श होती हैं वो ये दूषित क्षेत्र के भीतर जो अपशिष्ट या दूषित भूजल है उसको आसपास के जो स्वच्छ जल है उसके संपर्क में ना हो जाए, उसको रोकने का काम करती हैं। और जो कैप और कवर्स हैं ये क्या काम करती हैं, तो सबका वर्क आपको याद रखना है, फंक्शन याद रखना है। इनका मेन फंक्शन होता है जो ये अनकंट्रोल्ड एस्केप होता है लीचेट्स का या गैसेस का कंटामिनेटेड जोन से, उसको रोकने का काम करती है। तो कैप और कवर जो भी दूषित क्षेत्र से जो लीचेट और गैसेस निकलती हैं तो उनको नियंत्रित, उनको रोकना, मतलब वो अनकंट्रोल ना हो जाए, जिससे कि आसपास के सराउंडिंग एरिया में किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचे, तो उसको रोकने का काम करती है। में जो इनफिल्ट्रेशन होती है, प्रेसिपिटेशन के कारण जो बारिश होती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो उसकी वजह से कंटामिनेट जोन में जो रन ऑफ होता है उसको रोकने का काम करती है कैप और कवर्स। और साथ में जो मटेरियल्स होते हैं कंटामिनेट जोन के अंदर उसको सेपरेट करती है, अलग करती है कि वो ह्यूमन, वहां के जो आसपास के एनिमल प्लांट्स हैं उसके साथ वो मिल ना जाए। तो इसलिए ये मेन फंक्शन होता है कैप और कवर का। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सभी कमेंट सेक्शन में बताइए जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो डिपेंड करती हैं किसी भी बायो जियोकेमिकल या केमिकल रिएक्शंस की, तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे जो सरफेस कंटेनमेंट बैरियर्स के अंदर जो कैप्स होती है जिसको सरफेस बैरियर भी बोला जाता है, एक नियंत्रण प्रणाली की जो कितनी इसकी कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर 6 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। मेन काम जो इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये अभी हम फिगर में देखेंगे। साथ में जो ये कैप्स होती हैं इनको टेलर करना बहुत जरूरी होता है, और जिससे कि जो इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है हर एक पर्टिकुलर रेमेडिएशन प्रोजेक्ट की, उसको फुलफिल किया जा सके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जो ये कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किए हैं, ये प्रैक्टिकली आइडेंटिकल होते हैं। किसके अंदर इनको यूज किया जाता है, लैंडफिल कवर्स के अंदर भी। तो ये सिमिलर डिजाइन कंसिडरेशंस हैं जो लैंडफिल कवर्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या बोला जाता है, सरफेस बैरियर्स। सभी को फिगर में ये 6 कंपोनेंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, देख लीजिए आप। सबसे पहले सरफेस लेयर होती है, उसके बाद कैप के अंदर प्रोटेक्शन लेयर होती है, फिर ड्रेनेज लेयर होती है, फिर बैरियर लेयर होती है, 5th है गैस कलेक्शन एंड 6th इज फाउंडेशन लेयर। तो ये 6 लेयर्स आपको याद रखनी है। ये किस चीज की बैरियर्स की लेयर्स हैं, ये 6 बेसिक कंपोनेंट होते हैं किसी भी सरफेस बैरियर ऑफ कंटेनमेंट सिस्टम के, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसके फंक्शंस हम देखेंगे, ध्यान से आप सभी सुनिएगा। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये सेपरेट करता है जो भी अंडरलाइंग लेयर्स होती हैं, इसको ग्राउंड सरफेस से ये अलग करने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, इरोजन नहीं होने देता है, सॉइल का जो इरोजन होता है, मिट्टी का जो हटाव होता है उसको रोकता है ये। और साथ में वहां का जो टेम्परेचर है उसको भी कम करता है, और मॉइस्चर जो एक्सट्रीम ज्यादा मॉइस्चर ना हो इन लेयर्स के अंदर, तो उसको ये सेपरेट करने का, उसको रोकने का, एक्सट्रीम ज्यादा लेवल का मॉइस्चर ना वहां पर मेंटेन हो जाए, तो ये लेयर्स इसलिए बनाई जाती हैं। तो इसका मेन फंक्शन है। जो ये सरफेस लेयर का फंक्शन है। ये जो मटेरियल्स होते हैं, टिपिकल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इसमें टॉप सॉइल इन्वॉल्व होती है, और जो जियो सिंथेटिक इरोजन है यहाँ पर जो कंट्रोल मैट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, कोबल्स होते हैं और पेविंग मटेरियल होता है। तो सरफेस लेयर के अंदर ये मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो कंपोनेंट है इसका वो है प्रोटेक्शन लेयर। आप सभी ध्यान से फिगर में देखिएगा, प्रोटेक्शन लेयर का मेन क्या काम होता है। प्रोटेक्शन लेयर जो होती है वो इनफिल्ट्रेशन को स्टोर करती है, जो वाटर इनफिल्ट्रेशन होता है लेयर्स के अंदर उसको, कि वो रिमूव होने से पहले उसको स्टोर कर लेती है, और जो वेस्ट होता है उसको ह्यूमन, एनिमल और वेजिटेशन के साथ वो मिक्स ना हो जाए
उसको अलग करने का काम करती है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्शन लेयर कहा जाता है। तो इसके अंदर जो मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सॉइल होती है, जो रिसाइकल्ड या रीयूज वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रोटेक्शन लेयर का काम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेयर जो होती है वो होती है ड्रेनेज लेयर। ड्रेनेज लेयर का क्या काम होता है? ये वाटर हेड या जो बैरियर लेयर्स होती है उसको कम करती है। उसके बाद जो अपलिफ्ट वाटर प्रेशर होता है, किसी भी ओवरलैंग लेयर्स के ऊपर अगर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने का काम करती है, इसलिए इसको ड्रेनेज लेयर बोला जाता है। और इसके अंदर जो सैंड या ग्रेवल्स, जो पत्थर वगैरह होते हैं, जियोनेट या फिर जियो कंपोजिट्स होते हैं, ये सारे मटेरियल यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो फिगर में दिखाया हुआ है। फोर्थ जो लेयर होती है वो होती है बैरियर लेयर। बैरियर लेयर का क्या काम होता है? ये वाटर की पर्कुलेशन को कैप के अंदर से मीन्स वाटर वहां से लीकेज ना हो, पर्कुलेट ना हो, तो वो रोकने का काम करती है, तो इसलिए इसका क्या नाम है? बैरियर लेयर। तो बैरियर लेयर जो होती है ये जो गैसेस की और जो वेस्ट मटेरियल से जो प्रदूषित गैसेस निकलती हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं कॉम्पैक्टेड क्ले, जियो मेम्ब्रेन, जियो सिंथेटिक क्ले और वेस्ट मटेरियल्स और एस्फाल्ट यूज होता है। जो फिफ्थ लेयर होती है वो होती है गैस कलेक्शन लेयर। गैस कलेक्शन लेयर में का मेन काम क्या होता है? वो कलेक्ट करती है और गैसेस को रिमूव कर देती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गैस कलेक्शन लेयर। तो इसके अंदर भी जो मटेरियल है वो आपसे पूछ सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जियो टेक्सटाइल हो गया, जो रिसाइकल रीयूज वेस्ट मटेरियल होते हैं उसका इस्तेमाल होता है इसके अंदर। जो लास्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है? फाउंडेशन लेयर। तो फाउंडेशन लेयर जो होती है वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है उसको, तो ये भी जो रिसाइकल्ड या रीयूज वेस्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन 6 बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सरफेस बैरियर के नियंत्रण प्रणाली के, उसको आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे रेमेडियल एक्शन वो है स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। स्थिरीकरण क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो रिएजेंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं विद द कंटामिनेटेड सॉइल या फिर स्लज के अंदर। तो उन रिएजेंट्स को क्या किया जाता है? उनको कम किया जाता है, और जो उनकी मोबिलिटी होती है कंटामिनेंट्स की उसको भी रिड्यूस किया जाता है। इसका मेन काम है वो ये है, जो कोई भी टॉक्सिक वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट है उसकी भी टॉक्सिसिटी को ये कम करता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन। स्थिरीकरण एक वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो अभिकर्मकों को मिलाया जाता है किसके साथ? दूषित मिट्टी या कीचड़ के साथ। क्यों मिलाया जाता है? ताकि जो दूषित पदार्थ की गतिशीलता है उसको कम किया जा सके, या वहां पर जो हार्मफुल कचरा होता है, टॉक्सिक वेस्ट होता है, उसको भी कम किया जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो सफिशिएंट क्वांटिटीज होती हैं सॉलिडिफाइंग रिएजेंट्स की उसको ऐड किया जाता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन। तो जो स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण की प्रोसेस है उसको ज्यादा हम रेफर करते हैं एदर, क्योंकि ये केमिकली बाइंड कर जाती है और फिजिकली भी ट्रैप कर लेती है जो कंटामिनेंट्स होते हैं किसी भी सोइल के अंदर, तो इसलिए ज्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण का यूज देख लेते हैं रेमेडिएशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो इसका सबसे पहला यूज है वो ये है कि ये इम्प्रूव करती है। क्या इम्प्रूव करती है? जो हैंडलिंग और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वेस्ट की, तो ये कचरे की हैंडलिंग और भौतिक विशेषताओं में सुधार करती है। दूसरा जो इसका मेन काम है वो ये है कि ये मिनिमाइज करती है जो रेट ऑफ कंटेमिनेंट है, माइग्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, तो पर्यावरण में जो दूषित प्रवासन है उसके दर को ये कम करता है। जो इसका मेन वर्क है वो ये है कि ये टॉक्सिसिटी जो है सर्टेन कंटामिनेंट्स की उसको रिड्यूस करती है, जो भी संदूषक होते हैं उसकी विषाक्तता को ये कम करती है। तो ये 3 मेन इसके स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के फैक्ट्स हैं जिसको हम रेमेडिएशन प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन सितु कंटेनमेंट से ज्यादा परमानेंट जो रेमेडियल सोल्यूशन है वो कौन सा है? स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण। तो इसलिए जो स्थिरीकरण होती है इसको कई बार हम इमोबिलाइजेशन भी बोलते हैं, फिक्सेशन या फिर इनकैप्सुलेशन भी बोला जाता है। तो इसके नाम आपको याद रखने हैं। स्टेबलाइजेशन को क्या क्या बोला जाता है? इनकैप्सुलेशन या फिर निर्धारण। तो ये भी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये टेक्नोलॉजी होती है इसके लिए मेनली कंटेमिनेटेड जो सॉइल और स्लज होती हैं उसकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये जो लार्ज साइज पार्टिकल्स, डेब्रिज होते हैं उनको रिमूव करना होता है और क्रश करना होता है। तो इसलिए जो ऑपरेशनल लिमिट्स हैं, जो मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल हैं उनको हैंडल किया जाता है
कैसे हैंडल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करके जो कंटामिनेटेड सॉइल जो होती है उसको मिक्स कर देते हैं विद द रिएजेंट्स के साथ, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो इसलिए जो ये टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसके लिए जो दूषित मिट्टी या कीचड़ होता है उसको पानी से धोना या फिर उसके बड़े आकार के जो कण होते हैं उसको हटाने या कुचलने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो उसके कण होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए जो दूषित मिट्टी है उसको जो अभिकर्मक है मीन्स जो रिएजेंट्स हैं उनके साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद इसमें जो उपकरण है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है सो दैट उसको नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल वे में उसको फॉलो किया जाए इस टेक्नोलॉजी को। तो जो कंटामिनेटेड सॉइल या स्लज होती है इसको हम इन सितु प्रोसेस से भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि कंटेनर्स के अंदर या फिर कोई मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर। तो इसको क्या बोला जाता है? इन सितु प्रोसेस। तो इन सितु रेमेडिएशन क्या होती है? जब किसी भी कंटामिनेटेड सॉइल या स्लज को हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी कंटेनर्स के अंदर या फिर मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर। बट आपको याद रखना है जो इन सितु होती है मीन्स वो एक कंटेनर के अंदर मीन्स इनसाइड ऑफ एनी कंटेनर या फिर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर इसको कैरी आउट किया जाता है। लेकिन जो एक्स सितु होती है वो क्या होती है? ऑफ साइड प्रोसेसिंग होती है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो जो इन सितु प्रोसेस होती है इसके लिए डीप इन सितु स्टेबलाइजेशन या फिर सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस को भी फॉलो किया जाता है। तो इसमें थोरो मिक्सिंग की जाती है। थोरो मिक्सिंग क्या है? इसको अच्छे से मिश्रित करने के लिए मॉडिफाइड जो ऑगवेयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ब्लेड्स लगे होते हैं वो मिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो ये फिगर में देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये इक्विपमेंट जो है। तो आप सभी फिगर को ध्यान से देखिएगा, इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, फॉलो किया जाता है प्रोसेस को। सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांसफर स्टेशन है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर बल्क स्टोरेज के टैंक्स हैं और ट्रीटमेंट ट्रांसफर टैंक भी है यहाँ पर, और ये एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट टैंक्स हैं राइट साइड में, और डस्ट कलेक्टर्स लगे हुए हैं और एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। नीचे जो है ये ट्रीटेड सोइल है एक साइड में और दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में अनट्रीटेड सोइल है। तो अनट्रीटेड सोइल को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा डीप जो इन सितु रेमिडिएशन है उसको फॉलो किया जाता है और फिर उसमें से जो ट्रीटेड सोइल होती है वो यहाँ से ऐसे ही इस इक्विपमेंट की हेल्प से उसको ट्रीटमेंट ट्रांसफर टैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कार्बन ट्रीटमेंट टैंक्स हैं वहां पर डस्ट कलेक्टर टैंक के साथ उसको जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा होता है अनट्रीटेड सोइल में। उसके बाद इस इक्विपमेंट की हेल्प से इन सितु रेमिडिएशन किया जाता है। डीप जो इन सितु रेमिडिएशन है, ट्रीटमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट ट्रांसफर टैंक है उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं ट्रीटेड सोइल को, फिर बल्क स्टोरेज टैंक्स के अंदर और ट्रांसफर स्टेशन की हेल्प से इसको स्टोर किया जाता है टैंक्स के अंदर। तो इसमें जो मेनली जो चीजें हैं वो कौन कौन सी रिएजेंट्स जो इसके अंदर यूज होते हैं वो भी आपको याद रखना है। 2 रिएजेंट होते हैं इसमें। एक पहला रिएजेंट होता है बाइंडर, दूसरा होता है सोर्बेंट। तो बाइंडर जो होता है वो क्या करता है, जो प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और जो सोर्बेंट होता है वो रिएजेंट होता है जो मेनली जो कंटामिनेंट्स होते हैं उसको रिटेन कर लेता है एक स्टेबलाइज मैट्रिक्स के अंदर। तो इन दोनों का काम आपको याद रखना है, ये इस प्रोसेस के अंदर फॉलो किए जाते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस, इसके फायदे देख लेते हैं। इन सितु जो ये डीप टेक्नोलॉजी है इसके मेन फायदे क्या हैं। ये सबसे ज्यादा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये लो कॉस्ट पे ये मेंटेन की जाती है, तो इसमें कम लागत होती है। और दूसरा ये फायदा है कि एप्लीकेबल होती है बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कंटामिनेंट्स के लिए, तो इसको बहुत सारे दूषित पदार्थों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा इसका फायदा है ये डिफरेंट सॉइल टाइप्स के लिए एप्लीकेबल होती है और डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स के लिए भी। और इसको हम रेडली अवेलेबल इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसके इक्विपमेंट्स को बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और कॉस्ट भी कम लगती है। इसका जो 5th मेन फायदा है वो ये है, ये सिंपल इन ऑपरेशन है, कोई भी इसके लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, ये सरल ऑपरेशन होता है। इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो है ये हायर थ्रूपुट रेट होता है इसके अंदर देन एनी अदर रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर जो उपचारात्मक तकनीक है वो अदर जो तकनीक है थ्रूपुट दर की तुलना में ये बहुत ज्यादा हाई रेट होता है इसमें। मीन्स इसमें जो ट्रीटेड मटेरियल सोइल है या कोई भी वेस्ट है वो ज्यादा मात्रा में हमें मिलता है, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्या नाम है इस टेक्नोलॉजी का? इन सितु कंटेनर के अंदर जो हम फॉलो करते हैं सॉलिडिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा, और इसमें मॉडिफाइड ऑगवर्स और बाइंडर्स यूज करते हैं। ब्लेड्स भी यहाँ पर हैं जैसे कि हमने डायग्राम में देखा है, और इसके फायदे भी आपको याद रखने हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस भी आपको पता होने चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले जो कंटामिनेंट्स होते हैं ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते और रिमूव नहीं होते इसमें पूरी तरीके से, तो ये कम मात्रा में होते हैं नष्ट।
उसके बाद जो ट्रीटेड सोल होती है उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज भी हो सकती है बाय द एडिशन ऑफ रिएजेंट्स, क्योंकि इसके अंदर रिएजेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि हमने बताया स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, बाइंड करने के लिए। तो इससे जो ट्रीटेड सोल की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। आफ्टर दैट जो एमिशन होती है वीओसी वोल्टाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसका जो एमिशन होता है और जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो मिक्सिंग प्रोसेस के टाइम वेरी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक्सटेंसिव एमिशन कंट्रोल की मींस जो गैसेस होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी प्रोसेस, कंट्रोल प्रोसेस की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इसका एक नुकसान ये भी है कि जो यहाँ पर रिएजेंट्स की डिलीवरी होती है सब सरफेस के अंदर और यूनिफॉर्म मिक्सिंग जो होती है इन सितु के अंदर, ये डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है। तो इसको कैरी आउट करने के लिए ब्लेड्स का इस्तेमाल यहाँ जैसे कर रहे हैं तो उसको मींस ऑपरेशन करने में थोड़ा मुश्किल काम होता है ये। आफ्टर दैट जो इन सितु सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस है ये लिमिटेड होती है फॉर द फ्यूचर यूजेस ऑफ साइट्स के लिए, मतलब इन फ्यूचर जो साइट पर इसको फॉलो कर रहे हैं उसको बाद में हम उस साइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सेम प्रोसेस के लिए। इसकी जो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी है प्रोसेस की वो भी अनसर्टेन है, कई बार इस्तेमाल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी नहीं रहती है। और कुछ जो सब सरफेस होते हैं उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चेंज हो सकती है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब इसको ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इस साइट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। तो ये इसके नुकसान होंगे। होप सो आप सभी को अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब हम रिवीजन करेंगे जो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसका, सभी ध्यान से आप सुनिएगा। पहले हमने कंटेनमेंट मेजर्स की डेफिनेशन पढ़ी है कि कंटेनमेंट मेजर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इसके मेन एडवांटेज, इसके मेथड्स देखे कि किस किस में ये हेल्प करते हैं कंटेनमेंट मेजर्स, और ये एक्स सितु जो होते हैं ऑफ साइड जो ऑपरेशंस होते हैं उसके कंपैरिजन में ये कितने फायदेमंद होते हैं। कंटेमिनेटेड साइट जो होती है वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और कौन कौन से डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, मींस एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, जो रिएक्शंस यहाँ पर फॉलो होती हैं। कौन कौन सी हैं वो पीएच है, ईएच, रिडॉक्स पोटेंशियल, सैलिनिटी, मिनरलोजी, सॉइल, सॉलिड, पार्टिकल, टेम्परेचर और प्रेशर। उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू इसका डायग्राम देखा और पढ़ा है कि इसके क्या क्या फंक्शंस है, जो इसमें वॉल और फ्लोर्स हैं, कैप और कवर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं और ये किस तरह से हेल्प करते हैं इनफिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ रन ऑफ में किसी भी कंटेमिनेंट जोन के अंदर। आफ्टर दैट हमने सरफेस कंटेमिनेंट बैरियर्स के बारे में पढ़ा। उसकी 6 कंपोनेंट हमने देखे जिसमें सरफेस लेयर, प्रोटेक्शन लेयर, ड्रेनेज, बैरियर, गैस कलेक्शन और फाउंडेशन लेयर पढ़ा। तो इन 6 के हमने आप अच्छे से इसके सारे फंक्शंस पढ़े हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 2 प्रोसेसेस पढ़े हैं, स्टेबलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन। इन दोनों में मेन अंतर क्या है ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, और कैसे ये रेमेडिएशन प्रोजेक्ट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने डायग्राम देखा इन सितु जो सब सरफेस के लिए मींस प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वो कैसे वर्क करती है स्टेबलाइजेशन और सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस को यूज करके। उसके बाद हमने इसके फायदे और नुकसान देखे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो यूनिट 3 का, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे जो साइट रेमेडिएशन तो हमने पढ़ लिया, फाइटो रेमेडिएशन, बाय फिल्ट्रेशन को पूरा डिटेल में कवर करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। होप सो आज का लेक्चर, आज की थ्योरी सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर भी अपनी सारी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो स्टडी मटेरियल और बुक रिलेटेड क्यूरीज के लिए है। तो जिन भी कैंडिडेट को 67 बीपीएससी के लिए बेस्ट मटेरियल चाहिए कि बस आप वही मटेरियल, अभी 1 मंथ है, अगस्त में आपका एग्जाम होगा, अगर आप वो हमारी सुपर टेस्ट सीरीज और हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इजीली 120+ मार्क्स वहां पर स्कोर कर सकते हैं। साथ में पब्लिक सैनिटरी के लिए तो हम बेस्ट प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी तरफ से बुक और स्टडी मटेरियल भी और लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो आप सभी लेक्चर्स को अच्छे से, वीडियो के जो लेक्चर्स हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना जरूरी है। बुक जो है वो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जिससे आप पढ़ेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे, और अपडेटेड जो करंट अफेयर का मटेरियल है वो हम आपको आफ्टर द एग्जाम डेट जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट रहेगा वो संडे को रहेगा, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको थ्योरी सीरीज को रिवाइज करना है। 1 to 16 थ्योरी सीरीज के लेक्चर कवर हो गए यूट्यूब चैनल पर। सुपर टेस्ट सीरीज के 1 to 21 सुपर टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। साथ में फुल सुपर टेस्ट सीरीज के 1 to 3 हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी है
है। तो सभी कैंडिडेट जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स नहीं अभी तक फॉलो किए हैं वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए सो दैट सारे लेक्चर्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मोर अनाउंसमेंट फॉर द 6 स्लॉट कैंडिडेट, जो भी बुक और स्टडी मटेरियल के 6 स्लॉट में कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए हमने पेमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्सटेंड कर दिया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारी प्रोसेस हमने मेंशन कर दिया। अगर आपको बुक चाहिए तो आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। 2 दिन का टाइम हमने एक्सटेंड कर दिया ऑन द डिमांड ऑफ एस्पिरेंट्स। सो एस्पिरेंट्स, होप सो यू लाइक दिस लेक्चर। तो जल्द मिलते हैं न्यू वीडियोज और लेक्चर्स के साथ। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है और मटेरियल है उसको भी आप साथ साथ रीड करते रहिए। आपका पेपर 1 का वहां से प्रिपरेशन होता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ऐप पर जाना है। टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज का चैनल वहां पर सर्च करना है, या फिर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट। और अपनी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।